तो यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोटिक पॉलिनेटर्स, यानी कि ऐसे पॉलिनेशन एजेंट, ऐसे पॉलिनेटर एजेंट्स जो प्लांट्स यूज़ करता है इन द फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो बायोटिक पॉलिनेटर्स होते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं जिनको प्लांट्स पॉलिनेशन के लिए यूज़ करता है, बायोटिक पॉलिनेटर्स। अब कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म को एज अ पॉलिनेटर प्लांट यूज़ करता है? एनिमल्स। सिंपल सी चीज़ है, एनिमल्स ही एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो ये एनिमल्स का इस्तेमाल करते हैं फॉर पॉलिनेशन। एनिमल्स का इस्तेमाल या फिर बायोटिक एजेंट का जो इस्तेमाल पॉलिनेशन के लिए हम करते हैं, तो इस तरह का पॉलिनेशन क्या कहलाता है? जूफिली। तो इस तरह का पॉलिनेशन कहलाता है जूफिली, एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेशन। अब जूफिली भी कई सारे टाइप्स की होती है, कई सारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स फॉर पॉलिनेशन इस्तेमाल किए जा सकते हैं और उनका अलग अलग पॉलिनेशन का नाम होता है। जो सबसे कॉमन टाइप के पॉलिनेशन एजेंट्स होते हैं वो होते हैं इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स छोटे साइज़ के होते हैं और फ्लावर पे घूमते रहते हैं। बहुत सारे इंसेक्ट्स फ्लाई भी कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, तो वो ईजी पॉलिनेटर्स की तरह बिहेव करते हैं। तो अगर सबसे मेजर पॉलिनेटर की बात करें, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिनेटर की बात करें, तो इंसेक्ट्स पूरे नेचर में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिनेटर्स होते हैं। इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन को बुलाया जाता है एंटोमोफिली। इसको बोलते हैं एंटोमोफिली। इस एंटोमोफिली में भी कई सारे इंसेक्ट्स आते हैं। भाई इंसेक्ट्स भी कई सारे टाइप्स के होते हैं। अगर एक इंसेक्ट को चूज़ करना हो जो सारे इंसेक्ट में भी मेजर रोल प्ले करती है, उसका नाम है हनी बी। हनी बी पूरी दुनिया की सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिनेटर है। अगर एक ही ऑर्गेनिज्म चूज़ करना हो, एक ही स्पीसीज चूज़ करना हो, तो हनी बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिनेटर है। ये इतनी इम्पॉर्टेंट पॉलिनेटर है कि इसके जो हाइंड लिम्ब होते हैं, भाई हनी बी एक इंसेक्ट है, इंसेक्ट्स के पास में तीन पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, एक फोर लिम्ब, एक मिड लिम्ब और एक हाइंड लिम्ब। हाइंड लिम्ब मतलब पीछे वाला, ये वाला लिम्ब। इनका जो मिड लिम्ब, हाइंड लिम्ब होता है, यहाँ पर एक बास्केट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो गया है। एक बास्केट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो गया है इनके हाइंड लिम्ब में, जिसको बोलते हैं पोलन बास्केट। नेचर ने इनको एक अलग से स्ट्रक्चर ही डेवलप कर दिया इनकी बॉडी में, ताकि ये अच्छे से पॉलिनेशन और अच्छे से करा पाएँ। हनी बी बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर है, ठीक है। अब हनी बी के साथ कुछ स्पेसिफिक फीचर चाहिए होते हैं प्लांट्स को, ताकि हनी बी उनको पॉलिनेट कर पाए। हनी बी जो होती है वो येलो कलर बहुत अच्छे से विजुअलाइज कर सकती है, जबकि रेड कलर वो बहुत अच्छा विजुअलाइज नहीं कर पाती। हनी कलर को जो ज़्यादा दिखाई देता है वो क्या दिखाई देता है? येलो कलर। येलो कलर बहुत अच्छा दिखाई देता है और रेड कलर के लिए वो बहुत अच्छे से, उसके जो विजुअल रिसेप्टर्स होते हैं वो रेड कलर को कैच नहीं करते। तो ऐसे फ्लावर्स जो हनी बी से पॉलिनेट होना चाहते हैं वो किस कलर के दिखाई पड़ेंगे आपको? येलो कलर के। तो कोई भी येलो कलर का फ्लावर दिखाई दे रहा है तो उसका मतलब वो हनी बी उसको कहीं ना कहीं पॉलिनेशन में इन्वॉल्व रहती है। ये तो बात हो गई एंटोमोफिली, हनी बी की। इसके अलावा एक और ग्रुप होता है ऑर्गेनिजम्स का, एनिमल्स का, जो फ्लाई कर सकता है, ऑर्निथोफिली। बर्ड्स के थ्रू, अगर बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो बर्ड पॉलिनेशन का ही दूसरा नाम होता है ऑर्निथोफिली। अब बर्ड्स में भी जो छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं फ्लावर के ऊपर फीड करती हैं, जैसे कि हमारी सन बर्ड हो गई। सन बर्ड के अलावा हमिंग बर्ड, तो ये बहुत छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं जो सन फ्लावर के आसपास घूमती हैं, फ्लावर पे फीड करती हैं, फ्लावर का नेक्टर, ये भी पॉलिनेशन करवाने में हेल्प करती हैं। फिर आता है कायरेप्टेरोफिली, यानी कि जो बैट होता है रात के टाइम पर, कायरेप्टेरोफिली। कायरेप्टेरोफिली मतलब है बैट की मदद से, जो चमगादड़ होते हैं उसकी मदद से जब पॉलिनेशन होता है तो उसको बोलते हैं कायरेप्टेरोफिली। क्योंकि बैट अपनी एक्टिविटी नाइट टाइम में शो करते हैं, बैट ज़्यादा एक्टिव होंगे नाइट टाइम में, इसीलिए ये उन फ्लावर का पॉलिनेशन करते हैं जो नाइट टाइम में ब्लूम करते हैं, जो रात को ब्लूम करते हैं, नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स, इनका पॉलिनेशन ये करवाते हैं।
नाइट पॉलिनेशन जो भी होता है फ्लावर के अंदर में, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, वो अभी अगर हम आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि नाइट में अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो यहाँ पे कलर का कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाता, क्योंकि कलर सेंस सिर्फ डे टाइम में किया जा सकता है, रात को नहीं किया जाता। तो ऐसे फ्लावर्स जो रात के टाइम पे ब्लूम करते हैं, रात के टाइम पे पॉलिनेट करते हैं, वो कलरलेस होंगे, वाइट कलर के ज़्यादातर दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा मिरमाइकोफिली, ये टर्म यूज़ किया जाता है फॉर चींटियों के थ्रू अगर पॉलिनेशन होता है। चींटी भी एक तरह का इंसेक्ट है जो कि बहुत डोमिनेंट स्पीसीज़ होता है पूरे अर्थ पे। तो जो अगर एंट के थ्रू पॉलिनेशन होगा तो वहाँ पे हम मरमाइकोफिली का इस्तेमाल करते हैं। ये तो सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हो गए जो इंसेक्ट्स की बात करें, छोटे बर्ड्स की बात करें। इसके अलावा कई बार मैमल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। जो हायर एनिमल्स होते हैं, जो मैमल्स होते हैं, यानी कि जो हायर एनिमल्स होते हैं, उनको भी यूज़ किया जा सकता है फॉर पॉलिनेशन। अगर वो ट्री ड्वेलिंग है, अगर वो पेड़ों पर रहते हैं, ऐसे हायर एनिमल्स का भी इस्तेमाल फॉर पॉलिनेशन किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम इसमें बात करें रोडेंट्स, जो रोडेंट्स होते हैं जो पेड़ों पर पाए जाते हैं, ट्री ड्वेलिंग होते हैं। लिजर्ड, जो हमारे लिजर्ड हैं, जैसे रेप्टाइल्स के अंदर आते हैं, ये वाला ग्रुप तो खैर, तो ये भी यूज़ किए जा सकते हैं। स्मॉल रेप्टाइल्स या फिर छोटे स्नेक्स जो होते हैं, उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रोडेंट्स एक मैमल है, तो पेड़ों पर पाए जाने वाले मैमल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, पेड़ों पे पाए जाने वाले रेप्टाइल्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इन सब का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पॉलिनेशन के लिए वैसे तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर कुछ ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, जैसे इंसेक्ट्स हो गए, छोटी बर्ड्स हो गई, ये सारे, क्योंकि ये फ्लाई कर सकते हैं, ईजी मूवमेंट कर सकते हैं और एक फ्लावर से दूसरी फ्लावर में बहुत तेज़ी से जा पहुँच सकते हैं। अब जितना भी जूफिली होगा, या फिर अगर हम बायोटिक पॉलिनेटर्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ऐसे फ्लावर के पास कुछ पर्टिकुलर फीचर्स होने चाहिए। अगर आपको जूफिली परफॉर्म करनी है तो उस प्लांट के पास, उस फ्लावर के पास में कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिखाई पड़ेंगे, जिसकी मदद से ही वो जूफिली परफॉर्म कर सकती है। इसमें सबसे पहला फीचर है, हमें एनिमल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना पड़ेगा। यानी कि जो प्लांट है उसको सबसे पहले उस एनिमल को, उस इंसेक्ट को, बर्ड को, किसी भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना पड़ेगा, सबसे पहला फीचर है। तो उनके अंदर हमेशा अट्रैक्टेंट होने चाहिए। बिना अट्रैक्टेंट के कभी भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्लावर की तरफ आएगा ही नहीं। अब ये अट्रैक्टेंट डिफरेंट टाइप से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है एक फ्लावर, एक एनिमल को या फिर इंसेक्ट को। सबसे जो कॉमन मोड्स होते हैं, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले मोड हैं, उसमें आता है कलर। कलर हम आंखों से देखते हैं, विजुअल परसेप्शन होता है कलर का। तो तड़कीले भड़कीले कलर का यूज़ करके एनिमल्स को अपनी तरफ यूज़ किया जाता है। जैसे हमारे पास में इंसेक्ट्स हो गए, इनको कलर्स से अट्रैक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा बर्ड्स हो गई। अब बर्ड्स के अंदर में कलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बर्ड्स जो होती हैं ना, उनकी स्मेलिंग पावर उतनी अच्छी नहीं होती। बर्ड्स बहुत ऊपर फ्लाई कर रही होती हैं, तो उनको स्मेल वैसे भी उतनी ज़्यादा पहुंचती नहीं है। तो बर्ड्स की विजुअल पावर बहुत ज़्यादा होती है और स्मेलिंग पावर बहुत कम होती है। तो जो बर्ड्स से फ्लावर पॉलिनेट होते हैं, वो पूरी तरह से अट्रैक्टेंट के लिए किस पर रिलाई करते हैं? कलर पे। इंसेक्ट्स पे भी, जो इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर है वो भी कलर प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कलर के अलावा वो स्मेल के थ्रू भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। बट बर्ड्स के केस में स्मेल वाला ऑप्शन नहीं होता, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कलर के थ्रू ही अट्रैक्ट करना होगा। जो कलर अट्रैक्टेंट होता है वो एक ही टाइम पर काम करता है अगर कोई फ्लावर डे ब्लूमिंग हो, अगर वो डे के टाइम पर ब्लूम करता हो, डे के टाइम पर खिलता हो, दिन में खिलता हो, तो ऐसा फ्लावर जो दिन में खिलता हो वो कैसा होगा? ऑर्गेनिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए कलर का इस्तेमाल करता है। पर मान लो कोई ऐसा फ्लावर है जो नाइट ब्लूमिंग है,
जो रात के टाइम पर खुलता है। तो ऐसा फ्लावर कभी भी कलर का इस्तेमाल ऑर्गेनिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं कर सकता, क्योंकि कलर परसेप्शन रात को ख़त्म हो जाता है। तो नाइट ब्लूमिंग फ्लावर में कलर परसेप्शन यूज़ नहीं किया जा सकता। फिर ये दूसरे मेथड्स यूज़ करता है, जैसे कि स्मेल का यूज़ करता है। ऐसे फ्लावर बहुत ज़्यादा स्मेली होते हैं, स्मेल का इस्तेमाल करते हैं। तो हम आते हैं अब दूसरे टाइप के अट्रैक्टेंट पर, जिसका नाम है स्मेल। ये जो स्मेल परसेप्शन है, ये हमें इंसेक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। बर्ड्स के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करती, क्योंकि बर्ड्स की स्मेलिंग पावर सबसे वीक होती है। बर्ड्स बहुत अच्छा स्मेल नहीं कर सकते। तो इंसेक्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने वाली स्मेल है ना, वो भी दो तरह की होती है। एक तो फ्रेग्रेंट स्मेल, रेंट स्मेल, मतलब जो अच्छी स्मेल होती है, गुड स्मेल होती है, वो भी अट्रैक्ट कर सकती है इंसेक्ट्स को। पर इसके अलावा कुछ ऐसी स्मेल होती है, जो कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे हमारे पास में फ्लाई हो गए, मक्खी हो गई, बीटल्स हो गए, जो कि गंदी स्मेल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, फाउल स्मेल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जो ख़राब स्मेल होती है, सड़ा हुआ खाना, सड़ा हुआ चीज़ें जो होती हैं, सड़ी हुई स्मेल जो होती है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, फाउल स्मेल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो अगर हमें फ्लाइज़ को अट्रैक्ट करना है, बीटल्स को अट्रैक्ट करना है, तो हम किसका यूज़ करेंगे? फाउल स्मेल का, ख़राब स्मेल का, गंदी स्मेल का यूज़ करते हैं। तो स्मेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। स्मेल का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स के लिए, जो रात में खुलते हैं, तो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे रात में जो पॉलिनेशन करते हैं इंसेक्ट, उनको बोलते हैं मॉथ, जो रात के टाइम पे निकलते हैं और पॉलिनेशन करते हैं। तो मॉथ हमारा जो है वो स्मेल के बेसिस पे पॉलिनेशन कर पाएगा। अब यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि प्लांट अपनी तरफ या फ्लावर अपनी तरफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को, एनिमल्स को, इंसेक्ट्स को किस तरह से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। मान लो कि एक बार कोई एनिमल एक फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट हो भी गया। यहाँ पर एक फ्लावर है, एक इंसेक्ट है जो इसकी तरफ एक बार आ भी गया, इसने किसी तरह से इसको अट्रैक्ट कर लिया, ये इसकी तरफ आ गया। लेकिन उसके बाद भी क्या गारंटी है कि ये जो इंसेक्ट है ये वापस सेम टाइप के फ्लावर पर या सेम टाइप के प्लांट पर जाकर दोबारा बैठेगा? तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इंसेक्ट को ट्रेन किया जाए। भाई इंसेक्ट्स को कुछ बेनिफिट मिलेगा तभी जाकर के वो दोबारा से इस प्लांट पर आएगा। एक बार तो आप उसको अट्रैक्ट कर लोगे, लेकिन अगर उसको वहाँ पे कोई भी बेनिफिट नहीं मिला आने से उस फ्लावर पे, तो वो अगली बार आना बंद कर देगा। तो वहाँ पे हमारा काम बेकार हो जाएगा। अगर इसकी विज़िट को बार बार कराना है, अगेन एंड अगेन, अगर इसकी रिपीटेड विज़िट करानी है सेम प्लांट पे या सेम टाइप के प्लांट पे, रिपीटेड विज़िट तभी करेगा जब इसको कुछ रिवॉर्ड मिलेगा या फिर कुछ बेनिफिट मिलेगा। अगर कुछ रिवॉर्ड मिलेगा या कुछ बेनिफिट मिलेगा इस प्लांट से, इस फ्लावर से, तभी इंसेक्ट दोबारा घूम करके सेम प्लांट पे आएगा, अदरवाइज़ कभी भी नहीं आएगा। तो दूसरा कंडीशन होता है रिवॉर्ड देना। अब रिवॉर्ड किस फॉर्म में मिल सकता है? एक इंसेक्ट को, एक एनिमल को फ्लावर या फ्रूट्स, फ्लावर या फिर प्लांट से रिवॉर्ड किस फॉर्म में मिल सकता है? तो कई सारे डिफरेंट फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड्स फ्लावर्स ही प्रोड्यूस करते हैं, इंसेक्ट्स को प्रोवाइड करते हैं, जिसकी मदद से वो वापस घूम करके वहाँ पर ही उसी प्लांट पर जा कर के आए। ये जो रिवॉर्ड्स होते हैं जनरली फूड की फॉर्म में होते हैं। जैसे हमारा नेक्टर हो गया, ये फ्रूट जूस होता है। फ्लावर एक स्वीट जूस बनाता है जिस पर फीड करते हैं इंसेक्ट, और ये जो नेक्टर है इसी की मदद से उसको रिवॉर्ड दिया जाता है किसी इंसेक्ट को। नेक्टर के अलावा कुछ प्लांट पोलन का भी इस्तेमाल करते हैं। पोलन ग्रेन्स एडिबल होते हैं, और इन एडिबल पोलन ग्रेन्स को खा करके वो इंसेक्ट इसी को अपना रिवॉर्ड यूज़ करेगा। तो नेक्टर को अपना रिवॉर्ड यूज़ कर सकता है या फिर पोलन ग्रेन को भी अपना रिवॉर्ड यूज़ कर सकता है। ये दोनों फूड की तरह यूज़ किए जाते हैं, दोनों ही फूड हैं किसी भी इंसेक्ट का। पर प्रॉब्लम तब आती है जब हमारे पास में कुछ ऐसे इंसेक्ट्स आ जाएं जो प्लांट के पॉलिनेशन में तो कोई मदद नहीं करते, बट उनको प्लांट का जो
नेक्टर है, जो पोलन है, जो वो खाते हैं, वो उनको चाहिए, बेनिफिट उनको चाहिए, लेकिन वो प्लांट का काम, प्लांट का पॉलिनेशन परफॉर्म करके नहीं देते। तो हमारे पास कुछ ऐसे इंसेक्ट्स भी होते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, पोलन या फिर नेक्टर को तो खा लेते हैं, पोलन और नेक्टर को तो खा लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, पर पॉलिनेशन नहीं करवाते। खाने के बाद में भी क्या नहीं करवाएंगे, पॉलिनेशन ये कभी भी नहीं करवाते। ऐसे इंसेक्ट्स और ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, पोलन रॉबर्स। ऐसे इंसेक्ट्स को ही बुलाया जाता है पोलन रॉबर्स, मतलब ये पोलन चुरा लेते हैं, नेक्टर चुरा लेते हैं, बट पॉलिनेशन नहीं कराते। अब इनसे बचने के लिए प्लांट्स ने अलग अलग तरीके के रिवॉर्ड्स, अलग अलग तरीके के मैकेनिज्म डेवलप कर लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर तो जो इंसेक्ट है वो प्लांट को चीट कर रहा है, वो पोलन तो खा लेता है, नेक्टर तो खा लेता है, बेनिफिट तो ले लेता है, बट पॉलिनेशन करके नहीं देता। अगर ऐसी कंडीशन है तो इससे बचने के लिए प्लांट क्या करता है, प्लांट ने कुछ डिफरेंट टाइप के रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है, जिसमें से एक है एग लेइंग साइट। जिसमें से एक क्या है, एग लेइंग साइट। प्लांट इंसेक्ट को अपनी बॉडी में या अपने अंदर एग ले करने की परमिशन देता है। जैसे मान लो ये फ्लावर है, जो इंसेक्ट है वो इस फ्लावर के अंदर में अपने अंडे रिलीज कर सकती है या फिर अपने एग रिलीज कर सकती है। तो जब यहाँ पे अपने एग रिलीज कर देती हैं तो इस एग को सेफ साइट मिल जाती है सेफ साइट फॉर ग्रोथ। तो ऐसे फ्लावर किस तरह से रिवॉर्ड देते हैं इंसेक्ट को, बेनिफिट किस तरह से पहुँचाते हैं, एग लेइंग साइट दे करके, जो इनके अंडों के लिए सेफ जगह होती है वो प्रोवाइड करते हैं। तो एग लेइंग साइट जो मैकेनिज्म है ये भी कई सारे फ्लावर्स यूज़ करते हैं, जिसमें से हमारा सबसे पहले आता है अमोर्फोफेलस। अमोर्फोफेलस सारे प्लांट्स में सबसे लॉन्गेस्ट टाइप का या फिर टॉलेस्ट टाइप का सबसे लंबा फ्लावर होता है। बहुत लंबा फ्लावर होता है इसका, 6 फीट का तो ये पूरा फ्लावर ही होता है। 6 फीट हाइट का तो सिर्फ फ्लावर होता है, प्लांट की हम बात नहीं कर रहे हैं, इतना बड़ा फ्लावर होता है ये बहुत बड़ा फ्लावर होता है टोटल एमोर्फोफेलस का। ये एमोर्फोफेलस का फ्लावर क्या करता है, इंसेक्ट्स को एग लेइंग साइट प्रोवाइड करता है। जो इसको पॉलिनेट करने इंसेक्ट्स आते हैं वो इसको एग लेइंग साइट प्रोवाइड कर देता है, यहाँ पे अपने अंडे रिलीज कर देती है और उसके एग जो है वो सेफ साइट पे ग्रो करेंगे और प्लांट को भी फ़ायदा हो जाएगा। प्लांट को क्या फ़ायदा हो जाएगा कि प्लांट को पॉलिनेशन मिल जाएगा। तो ये एक म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशन है बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जहाँ पे प्लांट क्या कर रहा है, उसको एग लेइंग साइट दे रहा है और एनिमल्स उसको क्या दे रहा है, पॉलिनेशन करके दे रहा है। इसी तरह का एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है यूका प्लांट एंड यूका मॉथ या फिर प्रोनुबा मॉथ के बीच में। जो दूसरा एग लेइंग म्यूचुअलिज्म है वो किसके बीच में एग्जिस्ट करता है, एक यूका प्लांट होता है और यूका प्लांट को पॉलिनेट करने वाला एक यूका मॉथ होता है, जिसका एक्चुअल नेम प्रोनुबा मॉथ होता है। प्रोनुबा मॉथ। ये जो यूका प्लांट है इसका फ्लावर बहुत यूनिक मॉर्फोलॉजी शो करता है। इसका जो प्लांट होता है वो बहुत यूनिक मॉर्फोलॉजी शो करता है। इसका फ्लावर बेसिकली उल्टा लगा होता है कुछ इस तरह से। अब ये फ्लावर कैसा होता है, अगर हम इसको यहाँ पे बनाएं तो इस फ्लावर में एक छोटा सा ओपनिंग होती है जहाँ से इसका ओवरी का लोक्यूल, ये जो ओवरी है उस ओवरी की लोक्यूल या फिर चेम्बर प्रेजेंट होता है।
अब यहाँ पे ये छोटी सी ओपनिंग है, ये बिल्कुल नैरो ओपनिंग है, इसमें से यूका मॉथ जो होता है, यूका मॉथ, इस यूका मॉथ के पास में एक लंबा सा ओविपोजिटर होता है, ये ओविपोजिटर, एग लेइंग इलोंगेशन, इसी पतले से निडल लाइक स्ट्रक्चर, ये निडल लाइक स्ट्रक्चर है, इसी के थ्रू अपना एग कहाँ रिलीज़ कर देता है, वो अपना जो ओविपोजिटर है इस प्लांट के फ्लावर के ओवरी चैम्बर में डालता है और अपने एग्स यहाँ पर ओवरी चैम्बर के अंदर ओवरी के लॉक्यूल में छोड़ देता है। तो इस तरह से ये यहाँ पर डिपॉजिट कर देता है। अब दोनों को फ़ायदा क्या होगा, ये पॉलिनेशन करवा देगा और ये इसके एग को ग्रो करने के लिए प्रोटेक्टिव साइट प्रोवाइड कर देगा। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पर वही इंसेक्ट अपना एग रिलीज़ कर सकता है जिसके पास इतना बड़ा ओविपोजिटर हो। सारे इंसेक्ट के पास में इतना बड़ा ओविपोजिटर नहीं होता। तो यूका प्लांट और मॉथ के बीच में स्पीसीज टू स्पीसीज 1-to-1 रिलेशन होता है, 1-to-1 रिलेशन, 1-to-1 म्यूचुअलिज्म रिलेशन। मतलब यूका प्लांट की एक स्पीसीज और प्रोनुबा मॉथ की एक पर्टिकुलर स्पीसीज के बीच में ही पॉलिनेशन करवा सकती है। कोई दूसरा स्पीसीज का अगर प्रोनुबा मॉथ आ गया तो वो यहाँ पे पॉलिनेशन नहीं कर पाएगा। तो ये 1-to-1 रिलेशनशिप होता है बिटवीन यूका प्लांट एंड मॉथ। इसी तरह का एक रिलेशन और होता है जिसको इस बार एनसीईआरटी में एनटीए में नीट में पूछा गया था, फिग प्लांट एंड फिग वास्प। एक फिग प्लांट होता है और एक फिग वास्प होता है। वास्प एक तरह का ततैया टाइप का होता है, पर वो बहुत अलग तरह का वास्प ततैया होता है, फिग वास्प। अब फिग वास्प क्या करता है, फिग प्लांट के अंदर में ना एक इनफ्लोरेसेंस होती है, हाइपेंथोडियम, एक बहुत ही यूनिक टाइप की इनफ्लोरेसेंस होती है। ये इनफ्लोरेसेंस है पूरी की पूरी, ये एक्चुअल में उल्टी लगी होती है कुछ इस तरह से। अगर इसको प्रॉपर बनाने जाएं इस तरह से लगा रहता है। और इसके अंदर में क्योंकि एक इनफ्लोरेसेंस है, इनफ्लोरेसेंस मतलब फ्लावर का क्लस्टर, तो यहाँ पे 3 तरह के फ्लावर होते हैं। यहाँ पे कुछ फ्लावर होते हैं, कुछ फ्लावर यहाँ पर होते हैं। तो ये जो फ्लावर हैं ये हैं फीमेल फ्लावर, और ये जो फ्लावर हैं ये हैं मेल फ्लावर, ये है मेल फ्लावर। तो 2 तरह के फ्लावर होते हैं, एक फीमेल फ्लावर और मेल फ्लावर, दोनों एक इन्फ्लोरेसेंस में होता है। और इस इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं, हाइपेंथोडियम। इस इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं, हाइपेंथोडियम। ये बड़ा सा जो है, इस हाइपेंथोडियम में एक सिंगल नैरो ओपनिंग होती है, बहुत ही नैरो टाइप की ओपनिंग होती है, बहुत ही छोटी सी ओपनिंग होती है इसके एक एंड पर, बिल्कुल सिरे पर। और दोनों फ्लावर मेल और फीमेल अंदर ग्रो करते हैं। ये जो फिग वास्प होता है, इसकी फीमेल इंसेक्ट, मान लो ये फीमेल इंसेक्ट है फिग वास्प की, ये क्या करती है, ये इस पोर से अंदर जाती है। पर जब ये पोर से अंदर जाएगी तो इसके विंग्स डी अटैच हो जाएंगे, इसकी बॉडी से टूटकर गिर जाएंगे। इसके विंग्स जितने भी होंगे, दोनों विंग्स, वो अलग हो जाएंगे। और सिर्फ ये जो बचा हुआ फीमेल इंसेक्ट है वो एंटर कर पाता है। मतलब अब ये दोबारा वापस से उड़ करके नहीं मूव कर सकती, इसने अपने विंग्स लूज कर दिए। जब ये यहाँ पर पहुँचती है तो पहले से ही इसकी बॉडी पर कुछ पोलन ग्रेन्स लगे होते हैं। अब ये कहाँ से आए पोलन ग्रेन्स अभी बताते हैं हम। इसकी बॉडी पे बहुत सारे पोलन ग्रेन लगे होते हैं। जैसे ही एंटर करती है तो ये डायरेक्टली एंटर करती है इस चैम्बर में, फीमेल फ्लावर्स के पास। और फीमेल फ्लावर्स के पास क्या डिपॉजिट कर देती है, जो इसके बॉडी पे पोलन ग्रेन्स लगे थे उनको फ्लावर पे डिपॉजिट कर देती है। तो इसने फ्लावर पे डिपॉजिट कर दिए क्या, जो इसके बॉडी के ऊपर में पोलन ग्रेन्स लगे हुए थे, सारे के सारे उसके ऊपर डिपॉजिट कर दिए। अब यहाँ देखना फ़ायदा क्या होगा। और उसके बाद में अपने एग भी रिलीज़ कर दिए यहाँ पर। उसके बाद इसने क्या कर दिया, अपने सारे एग्स जितने भी थे इसके पास में वो यहाँ पर रिलीज़ कर दिए। अब ये फीमेल वास्प एग रिलीज़ करने के बाद में इसी में मर जाती है, बाहर तो आ नहीं सकती। ये ओपनिंग एक ही सिरे की होती है, एक ही बार ये एंटर कर सकती है, ये यहाँ पे मर जाती है। और यहाँ पे मरने के बाद इसका रिमेनिंग बॉडी भी यहीं पे प्रेजेंट रहता है, धीरे धीरे डिके हो जाता है, वो प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, वो ख़त्म हो जाता है।
अब आते हैं नेक्स्ट बात पे। अब जैसे जैसे टाइम बीतता है तो जो फीमेल फ्लावर है उसका पॉलिनेशन हो चुका है, वास्प ने उसका पॉलिनेशन कर दिया था, फिग वास्प ने। अब जो पॉलिनेशन हो चुका है तो यहाँ पे सीड बनना स्टार्ट हो जाएंगे धीरे धीरे। तो यहाँ पे क्या बनना स्टार्ट हो जाएंगे? सीड। जैसे जैसे वो फ्लावर में सीड बन रहे हैं उसी टाइम पे इधर जो इंसेक्ट है, जो मॉथ है, उसके बच्चे भी डेवलप होना स्टार्ट हो गए, उसके बच्चे भी धीरे धीरे बाहर आना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बच्चे भी आना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें से पहले कौन जर्मिनेट होता है? मेल। पहले कौन बनते हैं? मेल बनते हैं। और ये जो मेल होते हैं, ये मेट करते हैं इसी के अंदर जो फीमेल एम्ब्रियोज हैं, फीमेल एम्ब्रियोज के साथ में मेट करते हैं और अपना स्पर्म उनके अंदर रिलीज कर देते हैं। फिर उसके बाद में इनका काम होता है कि यहाँ पे पोर बनाना, यहाँ पे एक होल क्रिएट करना धीरे आराम से, ताकि फीमेल वास्प यहाँ से बाहर जा सके। उसके बाद मेल्स मर जाते हैं, मेल्स का लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, वो मर जाते हैं। फिर बाद में डेवलप करती हैं फीमेल्स जिनके अंदर पहले से ही फर्टिलाइजेशन हो रखा है, पहले से ही उनके पास में बेबीज़ हैं, मतलब उनके अंदर में फर्टिलाइजेशन पहले ही हो चुका है। अब इस टाइम पर मेल फ्लावर भी मैच्योर हो चुका होता है, उसके पोलन ग्रेन्स बाहर आ रहे होते हैं। तो फीमेल जब इस स्पोर से बाहर निकलती हैं तो उनकी बॉडी पे बहुत सारे मेल फ्लावर्स, मेल पोलन ग्रेन्स लग जाते हैं। अब ये फीमेल जाएगी नेक्स्ट वास्प पे, क्योंकि इसकी भी लाइफ स्पैन बहुत दिन नहीं होती, 2 दिन की लाइफ स्पैन होती है बस, टोटल ख़त्म। 2 दिन की लाइफ स्पैन के लिए ये बाहर जाएगी और नए वास्प को, नए फिग प्लांट को ढूंढेगी और वहाँ पे पॉलिनेशन करवाएगी। तो यहाँ पे इतने तरह का डिफरेंट टाइप का मैकेनिज्म यहाँ पे मिलने को मिल जाता है। इसके अलावा हमने बताया था कि फाउल स्मेल का इस्तेमाल करते हैं। तो रेफ्लेसिया एक बहुत लार्जेस्ट फ्लावर, डायामीटर में सबसे बड़ा फ्लावर, तो इसमें फ़र्क देखिएगा। अभी एमॉर्फोफेलिस को हमने बोला था लॉन्गेस्ट फ्लावर, अब हम इसको बोल रहे हैं लार्जेस्ट फ्लावर, सबसे बड़ा फ्लावर। ये भी फाउल स्मेल से अट्रैक्ट करता है, बीज और बीटल्स को अट्रैक्ट करता है फाउल स्मेल से। सड़ा हुआ मीट, जैसे सड़ा हुई लाश है वैसा स्मेल करता है और उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं दोनों और पॉलिनेशन होता है।